हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 विज्ञान विषय के अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के कुछ महत्वपूर्ण बहुवैकल्पिक प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। सभी विद्यार्थी बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज लेकर आइए। तो अब सभी की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए आज से हम कक्षा 8 विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे अध्याय 1 के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज यानी जो अबसद वाले प्रश्न हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, फसल उत्पादन की प्रक्रिया में सबसे पहला चरण क्या है? फसल उत्पादन की प्रक्रिया के अंदर सबसे पहला चरण कौन सा होता है? जुताई, बुआई, सिंचाई अथवा कटाई? अब सबको पता होगा कि फसल उत्पादन की प्रक्रिया में जो सबसे पहला चरण होता है वो होता है जुताई। जुताई को ही कहते हैं मिट्टी तैयार करना। क्या करना? मिट्टी तैयार करना। यानी जुताई की क्रिया के तहत हम क्या करते हैं? मिट्टी को तैयार करते हैं। सबसे पहला चरण होता है जुताई अथवा मिट्टी तैयार करना। दूसरा चरण होता है आपका, वो होता है बुवाई। क्या होता है? दूसरा चरण होता है वो होता है बुवाई। बुवाई के बाद तीसरा चरण होता है खाद एवं उर्वरक देना। क्या होता है? खाद एवं उर्वरक देना। इसके बाद अगला चरण होता है वो होता है सिंचाई। क्या होता है? सिंचाई। सिंचाई अगला चरण होता है। सिंचाई के बाद में क्या होता है? सिंचाई के बाद में होता है वो होता है खरपतवार से सुरक्षा। क्या होता है? खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार से सुरक्षा। इसके बाद अगला चरण कौन सा होता है? अगला चरण होता है कटाई। और कटाई के बाद अगला चरण होता है वो होता है आपका भंडारण। क्या होता है? भंडारण। या आप चाहे तो इधर थ्रेसिंग भी कह सकते हैं। इधर चरण एक और लिख सकते हैं, वो क्या लिख सकते हैं? आपका थ्रेसिंग, है ना? थ्रेसिंग लिख सकते हैं। और थ्रेसिंग के बाद जो सबसे अंतिम चरण है वो कौन सा होगा आपका? वो होगा आपका भंडारण। तो ये फसल उत्पादन की प्रक्रिया के तहत कुछ महत्वपूर्ण चरण हैं। एक फसल उत्पादन की प्रक्रिया निम्न चरणों से होकर गुजरती है। ठीक, आगे बढ़े। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है वो आपको बताना है। तो आप सबने बहुत बार पढ़ा होगा कि खरीफ की फसल कौन सी होती है, रबी की फसल कौन सी होती है, इन सभी के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, है ना? लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर आपको बता देता हूं कि इनमें से खरीफ की फसल कौन सी है और रबी की फसल कौन सी है। देखे, तो यहाँ पर खरीफ की फसल है वो इनमें से कौन सी है? तो इनमें से है वो है धान। कौन सी है? धान। अब देखो, खरीफ की फसलें कौन सी होती है? तो जो वर्षा ऋतु की फसलें होती है। कौन सी फसलें? जो आपकी वर्षा ऋतु की फसलें होती है वो कौन सी फसलें होती है? वो आपकी खरीफ की फसलें होती है। ठीक, वर्षा ऋतु की फसलें। इसी वजह से इसका दूसरा नाम क्या है? मानसूनी फसलें। इसको हम क्या कह सकते हैं? मानसूनी फसलें भी कह सकते हैं, है ना? अब आपकी जो खरीफ की फसलें हैं वो कब से कब तक बोई जाती है? तो ये शुरुआत होती है आपके खरीफ की फसलों की, वो होती है जून जुलाई से। कब शुरुआत होती है? जून जुलाई से। जून जुलाई में इनको बोया जाता है। काटा कब जाता है? काटा जाता है इनको अक्टूबर नवंबर में। कब काटा जाता है? अक्टूबर नवंबर के अंदर इनको काट दिया जाता है ना? अब यहाँ पर मुख्य कौन कौन सी फसलें हैं उनको हम जानते हैं। तो खरीफ की फसलों के अंदर जो बारिश के अंदर हम क्या बोते हैं? अनाज, फिर तिलहन, फिर दालें, इसके अलावा आपके धान और मक्का, बाजरा और कपास। और क्या है? कपास। कपास के अलावा और क्या है आपका? कपास के अलावा और हम कह सकते हैं गन्ना, है ना? गन्ना के अलावा मसाले, सब्जियां। सब्जियां भी हम खरीफ के अंदर बोते हैं, है ना? चलिए, ये सारी क्या है? आपकी खरीफ की फसलें हैं। ठीक, यहाँ पर आप देखो दूसरे भी लिख सकते हो, ज्वार भी लिख सकते हो। दाल के रूप में आपको पता ही है मूंगफली, सोयाबीन, उड़द, मूंग, ये सब क्या है? ये सब आपके खरीफ की ही फसलें हैं। आगे बात करें तीसरा,
निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल का उदाहरण है? कौन सी फसल? रबी फसल का उदाहरण कौन सा है, ये आपको बताना है। अब देखो, अभी हमने देखा था खरीफ के बारे में, अब बांटते हैं हम आपकी रबी फसल के बारे में बात करते हैं। तो रबी की फसल कौन सी फसल होती है? आपकी सर्दियों की फसल। कौन से मौसम की फसल होती है? सर्दियों के मौसम की जो फसल होती है, सर्दियों के मौसम की फसल, ये होती है आपकी रबी की फसल, है ना। अब इसको बोते कब है? इसको बोते हैं आपके नवंबर दिसंबर में। कब बोते हैं? नवंबर दिसंबर में, या अक्टूबर नवंबर भी आप कह सकते हैं। इसको काटते कब है? मार्च अप्रैल में। कब काटते हैं? मार्च अप्रैल के अंदर काट देते हैं। तो अभी देखो, सर्दियों में हमारे चारों तरफ सर्दी आई है, और सर्दियों के अंदर हमारे खेतों में क्या बो रखा है? कई सारों के खेतों में गेहूं दिख रहा होगा, आपको जगह जगह पर सरसों दिख रही होगी, इसके अलावा आपको जौ दिख रहे होंगे, इसके अलावा आपको मटर दिख रही होगी। अभी आजकल बाजार में मटर है, सब्जियों के रूप में टमाटर होगा, गोभी होगी, है ना, गाजर होगा। ये सब क्या है? ये अभी के मौसम की फसलें हैं, है ना। तो ये कौन सी फसल है? आपकी सब रबी की फसल है। अब इनमें से सही उत्तर कौन सा है? तो इनमें से सही उत्तर है वो है गेहूं। कौन सा है? गेहूं है। आगे बात करते हैं। चौथा, मिट्टी को उलटने और पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आप सब जानते हैं, मिट्टी को उलटने और पोला करने की जो प्रक्रिया होती है, वो प्यारे विद्यार्थी होती है जुताई करना। बुआई करना क्या होता है? तो बुआई करना होता है खेतों में बीज बोने की प्रक्रिया। खेतों में बीज बोने की जो प्रक्रिया होती है, वो होती है बुवाई, बीज बोने की प्रक्रिया, है ना। निराई क्या होती है? तो खेतों से खरपतवार हटाने की प्रक्रिया। खेतों से खरपतवार हटाने की जो प्रक्रिया होती है, वो क्या कहलाती है? निराई कहलाती है। निराई गुड़ाई करना। कटाई क्या होती है? तो फसलों को काटने की जो प्रक्रिया होती है ना, फसलों को काटने की जो क्रिया होती है, वो क्या कहलाती है? कटाई कहलाती है। आगे बात करें। पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि का उपकरण बीज बोने के लिए उपयोग किया जाता है? में से ऐसा कौन सा उपकरण है जिसका उपयोग बीज बोने के लिए किया जाता है? तो देखो, बीज बोने के लिए हम हल का उपयोग भी कर सकते हैं, और आपके सीड ड्रिल का उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में सबसे ज्यादा उपयोगी है वो है सीड ड्रिल। तो हम यहाँ पर किसका चयन कर लेंगे? सीड ड्रिल का। हालांकि हल का उपयोग भी किया जाता था, लेकिन वो प्राचीन समय में किया जाता था, अभी इसका उपयोग न के बराबर किया जाता है। तो वर्तमान में इसका सही उत्तर क्या होगा? सीड ड्रिल। ठीक। आगे बात करें, सिंचाई के पारंपरिक तरीके क्या हैं? देखो, पारंपरिक तरीकों का मतलब है कि ऐसे तरीके जो पुराने समय से चलते आ रहे हैं, ऐसे तरीके जो पुराने समय से चले आ रहे हैं। सिंचाई के ऐसे तरीके जो पुराने समय से चले आ रहे हैं। देखो, पुराने समय से जो काम में ले जाने वाला सिंचाई का तरीका है, देखो, नहरें, नहरें का उपयोग आज भी किया जाता है, तालाबों का उपयोग भी किया जाता है, कुओं का उपयोग भी किया जाता है। तो ये सब क्या है? ये सब आपके सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं। तो इसका उत्तर होगा ये सभी। आगे बात करें, सिंचाई की आधुनिक विधि क्या है? यानी वर्तमान में हम खेतों के अंदर सिंचाई के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो ड्रिप सिंचाई बिल्कुल सही बात है, और फवारा सिंचाई ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर अ और ब दोनों सही है। वर्तमान में हम किसी खेतों में सिंचाई करने के लिए आपके ड्रिप सिंचाई यानी बूंद बूंद पद्धति और फवारा दोनों का उपयोग करते हैं, और ये दोनों ही सिंचाई के आधुनिक साधन हैं। आगे बात करें, खरपतवारों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो खेतों में से खरपतवार को हटाने की जो प्रक्रिया होती है, उसे हम निराई गुड़ाई करना कहते हैं। खरपतवार क्या होता है? तो जो अनावश्यक पेड़ पौधे होते हैं, फसल के अलावा जो अनावश्यक आपके पेड़ पौधे होते हैं, है ना, वो क्या कहलाते हैं? खरपतवार कहलाते हैं, जो फसल के लिए हानिकारक होते हैं, इस वजह से उनको हटाना जरूरी होता है। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार नाशी है? खरपतवार नाशी का मतलब है जो खरपतवार को नष्ट करने का काम करता है। देखो, 2,4-D ये भी सही है, डाइक्लोर वीओएस ये भी सही है, मेलाथियान ये भी सही है। यानी उपरोक्त सभी ये सब क्या है? खरपतवार नाशी है, जो खेतों के अंदर से अवांछित छोटे छोटे पौधे और जो अनावश्यक चीजें उग जाती है, उनको हटाने के काम में आते हैं। 10वां है, कटाई के बाद अनाज को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कटाई करने के बाद अनाज को
भूसे से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं थ्रेसिंग। क्या कहते हैं? उसे हम थ्रेसिंग कहते हैं। आगे बात करूं 11वां, वो प्रश्न है थ्रेसिंग के लिए किस मशीन का काम उपयोग किया जाता है या किस मशीन को काम में लिया जाता है? तो थ्रेसिंग के लिए जो मशीन होती है, थ्रेसर भी होता है और कंबाइन मशीन भी होती है ना? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर स हो जाएगा, क्योंकि अनाज से भूसे को अलग करने के लिए हम थ्रेसर का उपयोग भी करते हैं और कंबाइन मशीन का उपयोग भी करते हैं। 12वां है भंडारण से पहले अनाज को क्यों सुखाया जाता है? आपने देखा होगा हमारे गांवों के अंदर अनाज को बोरियों अथवा आपके कोठियों में भरने से पहले उसको कई दिनों तक धूप में सुखाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? नमी को कम करने के लिए, ये बात भी सही है, और सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकने के लिए, ये बात भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर स, ऑप्शन नंबर अ और ब दोनों सही है कि भंडारण से पहले अनाज की नमी को कम करने के लिए, साथ ही साथ सूक्ष्म जीवों का विकास न हो, कम से कम हो, इसके लिए भी अनाज को भंडारण से पहले सुखाया जाता है। अगला है अनाज को भंडारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अनाज को भंडारित करने के लिए साइलो का उपयोग भी किया जाता है और भंडार गृह का भी उपयोग किया जाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर स बिल्कुल सही जवाब है। आगे बात करूं 15वां, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं? तो खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए यानी लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए खाद्य परिरक्षण करते हैं। क्या करते हैं? खाद्य परिरक्षण करते हैं। इसमें क्या करते हैं? इसमें अनाज को किसी वायुरोधी जगह पर रखा जाता है, यानी जहां पर अनाज वायु, नमी, हवा या जल के संपर्क में न आए। इससे होगा क्या? इससे जो आपका अनाज है वो लंबे समय तक सुरक्षित बना रहेगा, या जो खाद्य पदार्थ है वो लंबे समय तक सुरक्षित बना रहेगा, वो आसानी से खराब नहीं होगा। आगे बात करें 15वां, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य परिरक्षण का एक तरीका है? सुखाना सही बात है, ठंडा करना, नमक डालना, ये सभी। तो ये सभी बिल्कुल सही उत्तर है। खाद्य परिरक्षण का मतलब है खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित बनाकर रखना। तो इसके लिए कौन कौन से तरीके हैं? सुखाना भी सही है, ठंडा करना भी सही है और नमक डालना, ये तीनों ही आपके उपयुक्त तरीके हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? ये सभी होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह आज की इस क्लास के अंदर हमने आपके चैप्टर 1 फसल उत्पादन और प्रबंधन से संबंधित जो 15 अति महत्वपूर्ण अवसद वाले प्रश्न बन रहे थे, उन सभी की चर्चा हमने विस्तार से व्याख्या के साथ कर ली है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है और आप चाहते हैं कि इसी तरह की क्लासेस में और लेकर आऊं, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।